हेलो माय फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 6 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक का अध्याय नंबर 8 खुशहाल गांव और समृद्ध शहर नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं प्रभाकर की कहानी से। लोहार की दुकान पर प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्टी जल रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को यह सब बड़ा मज़ेदार लग रहा था। अब हम देखते हैं लोहे के जो औजार हैं उनका खेती में क्या इस्तेमाल रहा है। तो देखिए, अब हम शुरुआत करते हैं लोहे के प्रयोग से। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में हमें मिले हैं। इसके बारे में हमने किस में पढ़ा था? अध्याय नंबर 4 में हम पढ़ चुके हैं। करीब 2500 वर्ष पहले के जो औजार हैं उनसे भी हमें उसके उपयोग का प्रमाण बड़े तौर पर मिलता है। ठीक है, इनमें जो है जंगलों को साफ़ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। ठीक है, जो जिसके बारे में हमने अध्याय नंबर 5 में पढ़ा था कि जो ये फाल हैं, जो हल होता है उसके जो ये फाल होते हैं, ये पहले किसके थे? लकड़ी के बने हुए थे। लेकिन जैसे ही लोहे का जो इस्तेमाल है या प्रयोग है वो बढ़ता रहा, उसी तरीके से बढ़ते बढ़ते ये क्या हो गए? लोहे के औजार बन गए। ठीक है, अब देखते हैं कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम, जैसे कि सिंचाई। अब जो समृद्ध गांव हैं और समृद्ध गांवों के बिना जो राजा हैं या उनके राज्य हैं उनके बन पाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि किसी भी समृद्ध राजा या राज्य के लिए क्या है? एक समृद्ध यानी कि एक अच्छा या खुशहाल गांव होना बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें हर चीज़ उपलब्ध हो। ठीक है, जिस तरह हमने कृषि के विकास के लिए नए औजार तथा रोपाई, जिसके बारे में हमने अध्याय नंबर 5 में पढ़ा था, जो कि एक महत्वपूर्ण कदम था। उसी तरीके से जो सिंचाई है यह भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई है। इस समय सिंचाई के लिए नहर, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय भी बनाए गए थे। अब देखिए, हम इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई से आए परिवर्तन दिख रहे हैं। खाली स्थानों में सही वाक्य चुनिए। तो देखिए, पहला वाक्य क्या है? राजा को सेना, महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए। ठीक है, वे किसानों से क्या करते थे? कर लेते हैं। तो वो क्या करेंगे? कर अदा करने के वे पहला ऑप्शन आएगा इसमें, कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। यह सिंचाई से ही संभव था। इसके लिए क्या करा इन्होंने? राजा ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है थर्ड नंबर का, वो तो थर्ड पॉइंट आ जाएगा। और जो 5 पॉइंट है इसमें क्या आएगा? राजा ने सिंचाई के लिए क्या करा? धन खर्च किया और योजना बनाई। 5 नंबर पे ये वाला पॉइंट आ जाएगा। और 6 नंबर पे क्या आएगा? लोगों ने कड़ा परिश्रम करना शुरू कर दिया। ठीक है, लोगों ने इसका परिश्रम करना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ? कृषि उत्पादन बढ़ा और राजस्व भी बढ़ा। तो 9वें पॉइंट पे क्या आएगा कि किसानों ने को लाभ मिला, क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घट गई थी। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो थर्ड है पॉइंट है वो किसका है? थर्ड पॉइंट का। 4th पॉइंट किसका है? 5 पॉइंट का। और जो 6 पॉइंट है ये कौन सा है? फर्स्ट पॉइंट। और जो ये सेकंड पॉइंट है ये कौन सा है? सबसे लास्ट पॉइंट, यानी 9th वाला पॉइंट। अब हम देखते हैं गाँव में कौन रहते थे। इस उपमहाद्वीप के दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वल्लला, साधारण हलवाहों को उणवार और भूमिहीन मजदूर जैसे कि दास, कड़ेशियार और आदिमाई कहलाते थे। देश के जो उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान क्या कहलाता था? ग्राम भोजक कहलाता था। ठीक है, अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ी तक बने रहते थे, यानी कि जैसे कि यह है एक परिवार है। ठीक है, पहले इस पद पे कौन व्यक्ति शामिल था? जैसे कि ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसका परदादा, फिर कौन बने? उसके दादा, फिर उसके पापा। अब
लास्ट में कौन बनेगा? वो। तो ये क्या है? वंश चल रहा है, अनुवांशिक है ये, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी यह चलता रहता है। यानी कि यह पद क्या है? अनुवांशिक है, यानी कि एक ही परिवार के इसमें क्या होंगे? वंश जैसे बढ़ता रहेगा वैसे ही जो आगे के उनके वंश आ जाएंगे वो क्या होंगे? उस पद पर बैठते जाएंगे, ठीक है। अब जो ग्राम भोजक के जो पद हैं उन पर आमतौर पर गांव का जो सबसे बड़ा भूस्वामी होता था वह रहता था। साधारणतः इनकी ज़मीन पर जो इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त क्या था? प्रभावशाली होने के कारण जो राजा भी कर वसूलने का काम यहाँ इन्हीं को सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। जो ग्राम भोजकों के अलावा अन्य जो स्वतंत्र कृषक भी होते थे, यानी कि जो ग्राम भोजक होते हैं उनसे अलग कौन होते थे? कृषक भी होते थे, स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिनको गृहपति के नाम से जाना जाता था। इनमें क्या होता था? इनमें जो ज़्यादातर कौन होते थे? छोटे किसान होते थे। इसके अतिरिक्त जो कुछ स्त्री पुरुष होते थे उनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी, जिनको दास या कर्मकार इसमें शामिल होते थे, जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करने के लिए अपनी आजीविका कमानी पड़ती थी, ठीक है। जो अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा जो बुनकर जैसे शिल्पकार भी होते थे। तो हमने क्या पॉइंट पढ़ा इसमें? जो गांव थे उनमें कैसे लोग थे? 3 प्रकार के लोग थे, ठीक है। पहले ग्राम भोजक के नाम से जाने जाते थे, दूसरे गृहपति के नाम से, और थर्ड कौन थे? दास। जो ग्राम भोजक के नाम से जाने जाते थे उनके पास बहुत अधिक भूमि होती थी, ठीक है, और उनकी ज़मीनों पर कौन? दास काम करते थे, ठीक है। जो गृहपति होते थे ये स्वतंत्र कृषक होते थे और इनकी जो भूमि होती थी वह कैसी होती थी? ये छोटे किसान के नाम से भी जाने जाते थे। और जो दास होते थे ये इन दोनों की भूमि पर क्या करते थे? कार्य करते थे, ठीक है। अब एक प्राचीनतम तमिल रचनाएं हैं उनके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब कब हुई है? 2300 साल पहले की गई है। इन्होंने संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मुदुर यानी कि मुदेरे देखो चित्र प्रश्न नंबर 105 के करीब जो कवियों के सम्मेलन हुए हैं इनका जो संकलन है वो कहाँ किया गया है? इसी संगम में किया गया है, जिसमें गांव में रहने वालों के लिए जिन तमिल नामों का उल्लेख किया गया है यहाँ वे क्या नाम से कहलाए जाते हैं? संगम साहित्य से कहलाए जाते हैं, ठीक है। संगम साहित्य में क्या हुआ? जो कवियों के सम्मेलन होते थे ना उनकी जो संकलन किया गया, यानी उनको इकट्ठा करके क्या करा है? उनको संगम साहित्य नाम दे दिया गया है। यह कब की बात है? 2300 साल पहले की, ठीक है। अब देखते हैं जो नगर हैं क्या कहती हैं कहानियाँ, यात्रा विवरण और मूर्तियाँ और पुरातत्व, ठीक है। नगर क्या कहती हैं कहानियाँ, यात्रा विवरण जो करे हैं, ठीक है, और जो मूर्ति कलाएं हैं उनके द्वारा या जो पुरातत्व मिले हैं, ठीक है, उनके द्वारा हमें क्या नगरों के बारे में पता चलता है। तो अब हम देखते हैं। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। ये वे कहानियाँ हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया है। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धन को बार बार बनाता धीरे धीरे धनी बन जाता है, ठीक है। कौन? एक निर्धन। एक चतुर निर्धन की कहानी देखते हैं अब हम। तो देखिए, एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं था, ठीक है। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले को भोजन बेचते हैं उन भोजनालय वाले की जो बिल्ली थी उसको बेच दिया। उसके लिए उसने अपने मरे हुए चूहे को बेच दिया, ठीक है। फिर एक दिन बड़ी ज़ोर से की आंधी आई। राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तियों से भर गया। उसका माली इसे साफ करने के लिए बड़े ही परेशान था। युवक ने माली से कहा कि अगर लकड़ियाँ और पत्ते उसे मिल जाएं तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया। युवक ने पास खेल रहे बच्चों को बुलाया और यह कहकर इकट्ठा करा लिया गया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले में एक एक मिठाई मिलेगी, ठीक है। देखते ही देखते बगीचा बिल्कुल एकदम साफ हो गया। एक एक तिनका बच्चों ने चुग लिया। तभी उधर से राजा का जो कुम्हार था वह बर्तन को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे आ गए। अब वह
युवक जो था उसने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह एक नगर के पास गया और वहाँ उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। ठीक है। खुश होकर उन लोगों ने कहा, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया है, बताओ अब तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। उसने कहा, मैं आपको यह तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत होगी। इसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया कि कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। यह सुनकर उस युवक ने उस घास काटने वालों के पास जाकर कहा, कृपया तुम सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी ना बिक जाए। उन्होंने उसे घास के लिए कितने 500 गट्ठर दे दिए। तब उस घोड़े के व्यापारियों को जब कहीं भी घास नहीं मिली तो उस युवक के पास गए और 1000 में खरीद ले गए। इस तरीके से हमने देखा कि जो युवक है उसने धीरे धीरे योजना बना करके अपनी जो मुश्किलें थी उनको आसान किया और एक धनी व्यक्ति वह बन गया। ठीक है। अब देखते हैं इस कहानी से में आए व्यक्तियों के व्यापारों की व्यवसायों की सूची बनाइए। तो व्यवसाय क्या थे? पहले कृषक आए थे, नहीं पहले भोजनालय वाला आया था। ठीक है, जो यहाँ पर था अभी हमने देखा है भोजनालय वाला आया था। फिर कौन आया था? भोजनालय वाले आया। फिर बगीचा आया। ठीक है, बगीचे का काम करते थे। और बर्तन वाले की बात आई है। और फिर बर्तन के बाद क्या है? घास काटने वाले आए हैं। और साथ ही कौन आए थे? व्यापारी आए थे। ठीक है, तो इसमें 4-5 लोगों की बात कही गई है। अब हम देखते हैं प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ और अन्य स्रोतों से पता चल सकता है। शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जो जीवन से घटी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को इस इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग आते जाते थे। तो देखिए ये जो नीचे मूर्ति दी गई हैं ये दिल्ली में मिली वल्यूकूप की एक हड़प्पा सभ्यकालीन मूर्ति है। ठीक है, सॉरी, खुदाई में मिला हुआ एक व्यवस्था है। और जो ये नीचे दी गई है ये क्या है? इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। जो नीचे दी गई है ये सांची की मूर्ति कला है। यह मध्य प्रदेश में स्थित सांची के स्तूप की मूर्ति का नमूना है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। तो अध्याय नंबर 8-11 में सांची के बारे में इसे पढ़ेंगे। इन दीवारों को देखो, क्या वे ईंटों की बनी हैं या फिर लकड़ियों की या पत्थरों से? क्या इनकी रेलिंग लकड़ी की बनी है या इन इमारतों की जो छतें हैं इनका विवरण देखें। इसमें हम देख सकते हैं कि हो सकता है लकड़ी की बनी हो। ठीक है, लेकिन ये जब इतने हाथी वगैरह भी दिखा रखे हैं तो शायद ये लोहे की भी बनी हो सकती हैं। तो कुछ कहा नहीं जा सकता, हम ऐसे चित्र से नहीं पता चल पा रहा है हमें क्या है ये। अब अध्याय नंबर 5 में विवरित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी, जैसे कि तुमने पढ़ा इसमें से कुछ शहर परकोटों से घिरे हुए थे। ठीक है, जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो अनेक शहरों में वल्यकूप मिले हैं। ये वल्यकूप गुसलखाने, नालियों, जो वल्यकूप हैं इनको गुसलखाने या नाली जो कूड़ेदान होते हैं उनके लिए भी प्रयुक्त किया जाता होगा। प्राय ये वल्यकूप जो है लोगों के घरों में मिले हैं। तो हमें ये कह पाना मुश्किल है कि यह किस लिए प्रयोग में लाया गया होगा। ठीक है, ये जो वल्यकूप हमें मिले हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं जो प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ गए नाविक या जो यात्री होते थे उनके विवरणों से भी हमें पता चलता है कि ऐसे ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। जिन जिन पत्तनों पर वहाँ गया उन सभी के बारे में उसने लिखा। पृष्ठ मानचित्र 7 में पृष्ठ 105 में हम भरूच ढूंढेंगे। अब उसके बारे में दिए गए एक विवरण को पढ़े। ठीक है, एक हम विवरण पढ़ते हैं जो कि यहाँ पर दिया गया है। भरूच का यूनानी नाम क्या था? वेरिगाजा की कहानी। ठीक है, वेरिगाजा की हम कहानी देखते हैं। अब वेरिगाजा की
जो संकरी खाड़ी है उसमें समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत ही मुश्किल होता था। क्या होता था? बहरी गाज़ा की जो संकरी खाड़ी होती थी उसमें समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत ही मुश्किल होता था। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यह जहाज ला सकते थे। बहरी गाज़ा में शराब, तांबा, टिन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्के का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटी, हाथी दांत, गोमेद, कार्नियल, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से जो निर्यात किया जाते थे। राजा के लिए व्यापारी जो होते थे विशेष उपहार लाते थे, जिनमें क्या होता था? चांदी के बर्तन, गायक किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। बहरी गाज़ा से आयात और निर्यात होने वाली चीज़ों की सूची बनाई। ये एक अलग पॉइंट हो गया। ठीक है, अब हमने देखा कि जो बहरी गाज़ा था उससे वो जो उसका समुद्री रास्ता था वह बहुत ही मुश्किल होता था। इसलिए क्या होता था? जो राजा होता था वो क्या करता था? अनुभवी जो मछुआरे होते थे या जो अनुभवी जहाज चालक होते थे उन्हीं को ही वह रखते थे। ठीक है, बहरी गाज़ा से क्या क्या नियुक्त होता है ये हमने देख लिया यहाँ पे, और जो हिमालय है उससे भी हमने देख लिया है कि ये क्या क्या निर्यात करते थे और हम वहाँ से क्या क्या आयात करते थे। ठीक है, अब हम देखते हैं आहत सिक्के। आहत सिक्के सामान्य आयताकार और कभी कभी गोलाकार या गोल होते थे। ये या तो धातु के चादर को काट करके या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह टप्पी से बनाए जाते थे, जो ठप्पी होती है उससे बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलित थे। ठीक है, जो सिक्के होते हैं इनको हमने पृष्ठ नंबर 82 पे देख लिया है। ठीक है, ये जो कहानी दी गई थी हमने देखी है अभी। इस तरीके के सिक्के आधार पर संपत्ति का जो मूल्यांकन किया गया। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे। कौन से थे? आहत जो सिक्के होते थे, क्या होता था? इन पे कुछ लिखा नहीं होता था, बल्कि ठप्पे से इन पे छापा जाता था। जैसे कि ये हमें चित्र दिख रहा है जो कि एक सिक्के का है, जो करीब 500 साल पहले चल रहे थे। इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या तांबे के सिक्के पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन आहत सिक्का कहा जाता था। ठीक है, विनिमय के अन्य साधन। विनिमय जो होता था, विनिमय क्या होता है? एक दूसरे से एक्सचेंज करना, वस्तु को एक्सचेंज करना। ठीक है, तो इसको विनिमय कहते हैं। जो संगम साहित्य की एक छोटी सी कविता को पढ़े। खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लदे जा रहे हैं, नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदी से सफ़ेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे छूट न जाए। शहरों से नमक के सौदागरों के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था। ठीक है, इस कहानी से हमें क्या पता चलता है? जो समुद्र के आसपास क्या होता था? बहुत ही ज़्यादा नमक का उत्पादन होता था। अब देखते हैं हम नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र होते थे। तो देखते हैं हम अक्सर जो नगर होते हैं कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा, जो कि हम मानचित्र में ऐसे दिखेंगे, इस जगह पर है मथुरा। ठीक है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। करीबन 2500 साल पहले से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। कौन? मथुरा, क्योंकि यहाँ यातायात और व्यापारियों के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इसमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर जाता था और दूसरा रास्ता उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किनारों तक किसान और जो पशुपालक थे वे शहर में रहने के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा जो है बेहतरीन मूर्ति कलाओं का केंद्र था। ठीक है, लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बना। ठीक है, किसकी राजधानी बना? कुषाणों की।
इसके बारे में तुमने अगले अध्याय में पढ़ोगे। ठीक है। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। यह कृष्ण भक्ति का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। कौन? मथुरा। ठीक है। अब हमने क्या जाना? मथुरा जो है वो क्या था? जो यातायात होता था, यातायात के लिए और व्यापारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसमें क्या था, जो उत्तर और पश्चिम है, जो उत्तर का हिस्सा है और ये जो पश्चिम का रास्ता है, इससे पूरब की ओर और जो उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर जाने का क्या था? रास्ता था, इधर के लिए और इधर के लिए। ठीक है। और दक्षिण के लिए भी। तो ये महत्वपूर्ण केंद्र था। कब था ये? 2500 साल पहले। ठीक है। और 2000 साल पहले तक क्या था? ये किसानों की राजधानी बना रहा है। और यह मूर्तिकला के लिए भी बेहतरीन स्रोत, मूर्तिकला के लिए भी यहाँ केंद्र माना जाता है। ठीक है। और जो धार्मिक जो जगह हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर जो बौद्ध हैं, बौद्ध विहार हैं, जैन धर्म है, और जो कृष्ण यानी हिंदू धर्म है, वह सबके भी यहाँ बहुत अच्छे प्रमाण मिले हैं। जो मथुरा से प्रस्तार जो खंडों हैं, उनकी मूर्तियों पर अनेक अभिलेख भी हमें मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्री और पुरुष द्वारा मठों या विहारों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्रायः जो शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेखों में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बनाने वाले, माला बनाने वाली और इत्र बनाने वालों के लिए भी उल्लेख मिले हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं शिल्प और शिल्पकार। ठीक है। उत्तरी काले, अब हम पहले एक छोटा सा पॉइंट देखते हैं क्या दे रखा है। उत्तरी काले चमके पात्र, ये एक कठोर चाक निर्मात धातु की तरह दिखने वाले होते हैं तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तन को भट्टी पर उच्च ताप पर रखते थे। इसके परिणाम स्वरूप इस बर्तन की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इस पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करती थी। ठीक है। जो आज हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं, उत्तरी काले चमके पात्र। ठीक है। अब देखते हैं हम शिल्प तथा शिल्पकार। पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काली चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में ही मिले हैं। ठीक है। ध्यान रहे कि जो अन्य दूसरे शिल्पों के अभिषेक नहीं बचे होंगे, जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत ही महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी, दक्षिण में मदुरै के इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक जो शिल्पकार हैं तथा व्यापारी हैं अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, तैयार माल का वितरण करना था, जबकि जो व्यापारियों की श्रेणी व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियाँ बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग अपने पैसे को जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था, जिससे कि उन्हें लाभ का कुछ और हिस्सा मिल सके और उनको वापस लौटा दिया जाए। फिर मठ के आदि धार्मिक संस्थानों को भी यह दिया जाता था। अब जो है सूत कातने और बुनने के क्या नियम थे, अब हम इनको भी देख लेते हैं। ये नियम अर्थशास्त्र के हैं जो किसने लिखे है? चाणक्य ने लिखे है, जिनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। अध्याय नंबर 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार के एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों से सूती कताई और बुनाई की जाती थी। ऊनी कपड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा जो सन को तैयार करने के में जो काम में विविधताओं अक्षम महिलाएं,
वृद्ध, वैश्यों, राजा की जो जो अवकाश प्राप्त दासियाँ होती हैं, सेवकों और जो अवकाश प्राप्त देवशियों होते हैं, उनको लाया जाता था। इनमें काम के लिए और गुणवत्ता अनेक पारिश्रमिक देना चाहिए। जिस महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती थी, वे अपने दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा लेते थे और फिर उनको घर पर ही तैयार करके उन्हें भिजवा सकती थी। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती थीं, वे अपने माल को कारखाने तक तड़के ले जाती थी और जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहनी है। ठीक है, अगर निरीक्षण उस औरत की तरफ देखता है तो इधर उधर की बातें करता है तो उसे सज़ा मिलेगी। ठीक है, मिलनी चाहिए। अगर औरत ने अपना पूरा काम नहीं किया है तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उनका अंगूठा भी काटा जा सकता था। ऐसे कड़े नियम इसमें होते थे। सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडु। ठीक है, अब हम देखते हैं मानचित्र। अभी 105 में हम अभी देखेंगे। अरिकामेडु पौंडीचेरी में है। ठीक है, कहाँ पर है? पौंडीचेरी में। ठीक है, पृष्ठ नंबर 88 में रोम के बारे में तो जानकारी पढ़ो। लगभग 2200 से लेके 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पतन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बनी एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा होगा। यहाँ भूस्थल जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एंफोरा जैसे पात्र मिले हैं। इसमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इसमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरिटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के शहर के नाम पर एरिटाइन नाम पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मोहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिज़ाइन तो रोम का था, किंतु यह यहीं बनाए गए थे। यहाँ रोम लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और मूल्य पत्थरों से मनके बनाने को भी साक्ष्य हमें मिलते हैं। ठीक है, ये जो हम देख सकते हैं, ये जो पत्थर दिख रहे हैं, इसके बारे में देखते हैं हम क्या लिख रहा है। अब अभिलिखित मिट्टी के बर्तन, कई बर्तनों पर ब्रह्म लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इसे तमिल ब्रह्म लिपि अभिलेख भी कहा जाता है। अब अन्यंत्र, जिस समय पे हमारे भारत में ये घटना घट रही थी, उस समय पर यानी कि दूसरी जगहों पर क्या हो रहा था। ठीक है, अन्यंत्र में हम देखते हैं दूसरी जगह पर उस समय क्या हो रहा था। मानचित्र प्रश्न नंबर 76 में रोम को ढूंढो। यहाँ यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। कौन है यह? यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से कौन है? रोम। ठीक है, इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदानों के शहर बसे, यानी कि 2500 साल पहले। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिम एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक ऑगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उन्होंने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था। जैसे मैंने संगमरमर का बनवाया। ऑगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। ऑगस्टस ने बड़े बड़े रंगमंडल ठीक है बनवाए। इसमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ीनुमा जगह होती थी। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। इन्होंने स्नानगृह भी बनवाए जहाँ स्त्री तथा पुरुष के लिए अलग अलग जो है समय निर्धारित किया था। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु के लिए जरिए शहर के स्नानगृहों, फव्वारों और
गोसल खाने के लिए भी पानी यहाँ से लाया जाता था। अब ये बड़े खुले जो रंगमंडल हैं और जलवायु इन इतनी दिनों तक कैसे बचे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये पक्की ईंटों से बने थे इसीलिए ये बचे हुए हैं, वरना कच्ची ईंटों के होते तो ये कब के नष्ट हो गए होते। अब हम देखते हैं उपयोगी जो शब्द दिए हुए हैं इनके बारे में। अब देखिए जो लोहा है यह कब प्रयोग हुआ है, इसके जो साक्ष्य मिले हैं वो 2500 साल पहले से मिले हैं, ठीक है, और 2200 के आसपास इसका जो उपयोग है वो बहुत ही अधिक हो गया था। लेकिन जो शुरुआत मिली है वो कब से मिली है हमें, 3000 साल पहले से, जब महापाषाण काल था, ठीक है। गांव कौन सा होता है, गांव होता है जिसमें छोटा सा एक जगह होती है जहाँ पर बहुत सारे थोड़े से लोग रहते हैं, उसको गांव बोलते हैं। सिंचाई जो खेत के लिए इस्तेमाल होती है। संगम जो है जब संगम साहित्य यानी कि जो लोगों के कवियों के जो सम्मेलन होते थे उनको संगम के नाम से जाना जाता है। नगर जहाँ पर व्यापारी या बड़े बड़े लोग जो है अपने अलग अलग कार्य को करते थे। वल्यकूप कहाँ पर मिले हैं, जैसे कि दिल्ली में मिला है और मोहनजोदाड़ो में भी बहुत सारे वल्यकूप हमें प्राप्त हुए हैं जो कि घरों में बनाए गए थे। यह कूड़े के लिए, पानी की निकासी के लिए भी या नालियों के तौर पर भी इस्तेमाल किए जाते थे। अब पतन जो है, पतन क्या है, जैसे किसी चीज़ के नष्ट होने के लिए भी इसका संकेत कर सकते हैं या फिर कुछ और भी इसको बोला जा सकता है। श्रेणी होती है, जैसे कि किसी चीज़ को बांट देना, उसको श्रेणी बोला जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण तिथियां देखते हैं हम। उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत कब से हुई है, 3000 साल पहले। लोहे का जो प्रयोग आहत यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ा है वो कब हुआ है, 2500 साल पहले। और जो संगम साहित्य की शुरुआत हुई, जो संगम साहित्य की रचना हुई है कब हुई है, 2300 साल पहले। अरिकामेडु का पतन कब हुआ है, 2200 से लेके 1900 साल पहले तक। अब देखिए हम थोड़ी सी खाली जगहों को भर लेते हैं। तमिल में बड़े भूस्वामी को क्या बोला जाता था, ग्राम भोजक, ठीक है, ग्राम भोजक बोला जाता था। जो ग्राम भोजकों को ज़मीन पर प्राह डैश के द्वारा की जाती थी, किसके द्वारा, दास के द्वारा या कर्मकार के द्वारा, ठीक है, दो नामों से इनको जाना जाता था। तमिल में हलवाहों को क्या बोला जाता था, कर्णवार बोला जाता था। और जो अधिकतर जो इसको जो तमिल में बड़े भूस्वामी को उनको क्या बोला जाता था, वल्ललकार, जिसको भी हम देखते हैं। देखिए ये तमिल में जो बड़े भूस्वामी उनको क्या बोला जाता है, वेलल्ला, ठीक है। और जो छोटे होते हैं उनको उणवार बोला जाता है, ठीक है। जो उणवार क्या, उनको क्या बोला जाता है, उणवार। और इसको बड़े भूस्वामी को वेलल्ला, ग्राम भोजक को जो प्रायः जमीन होती थी उसके द्वारा दासों के द्वारा खेती की जाती थी। और जो हलवाए होते हैं उनको क्या बोलता है, कर्णवार बोला जाता है। जो अधिकांश गृहपति होते थे वो कौन से होते थे, स्वतंत्र जो कृषक होते थे उनको बोला जाता था। अब देखिए जो वल्यकूप हैं, जो वल्यकूप का उपयोग किसके लिए किया जाता था, जल निकासी के लिए किया जाता था, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, जल निकासी के लिए किया जाता था। जो आहत सिक्के होते थे वो कैसे होते थे, चांदी के, सोने के या टिन के या हाथी दांत के बने होते थे। वे जो होते थे ये चांदी के बनाए जाते थे, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे। मथुरा महत्वपूर्ण क्यों था, क्योंकि ये धार्मिक केंद्र था। और जो श्रेणी होती है वो किसकी थी, श्रेणी होती थी शिल्पकारों की, ठीक है। अब हम ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं।